ओके, हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? देखो बच्चों, हम यस लोग सर। क्लास ओके, देखो हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है? और ये आपकी रिवीजन वाली क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? रिवीजन वाली क्लासेस चल रही हैं। अब इसमें हम लोगों ने करा क्या था, जो आपका एक्सरसाइज 6.2 था वो पूरी तरीके से कवर कर लिया था। तो अब बारी है, ठीक है, अब बारी है एक्सरसाइज 6.3 के बारे में, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 में पता है, विभिन्न कसौटियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला प्रमेय है यहाँ पे, प्रमेय 6.3। तो सब लोग हेडिंग लगा लो, प्रमेय 6.3। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं प्रमेय 6.3 के बारे में। क्या सब बच्चों ने हेडिंग लगा दी? बताओ। यस सर। गुड बेटा। तो देखो बच्चों, आखिर ये प्रमेय 6.3 होता क्या है, सब लोग ध्यान से देखो। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, और इसलिए ये जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। अब ये बोला क्या है, थोड़ा सा जानते हो, इसको चित्र के माध्यम से समझोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो मैं सर। ओके, गुड इवनिंग। मैं आपके लिए चित्र बनाता हूँ। जैसे मान लो इस तरीके से एक त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम है त्रिभुज ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज है कुछ इस तरीके से, ठीक है? मान लो इसका नाम है त्रिभुज डी ई, है ना? त्रिभुज डी ई एफ, ऐसे है। तो अब क्या करना है आपको, देखना है कि यहाँ पे कौन सी कसौटी लग रही है और क्यों लग रही है। तो देखो बेटा, मान लो अगर हमने कहा यह कोण इसके बराबर है, मान लो यह कोण इसके बराबर है, और यह वाला कोण इसके बराबर है, तो तुम देख सकते हो कि दोनों ही त्रिभुजों में तीनों संगत कोण आपस में बराबर है। तो ये जानते हो, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। यस, समरूप हो जाएंगे। अब कोई पूछता है कि ये किस कसौटी की वजह से समरूप हुए हैं, तो उस कसौटी का नाम है, ए ए ए कौन 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 कसौटी निम्नानुसार। बहुत सही बेटा, ठीक है? तो ए ए ए कसौटी यानी कि कोण 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 कसौटी। कसौटी को मतलब क्राइटेरिया बोलते हैं, है ना? एक नियम है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है? बताओ, ये प्रमेय 6.3 आया समझ में? बच्चों, प्रमेय 6.3 समझ में आया? यस सर। गुड यस बेटा, सर। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रमेय 6.4। देखो बेटा, इस तरीके से स्क्रीन पे, इस वाली प्रमेय का नाम है प्रमेय 6.4। अब इस प्रमेय 6.4 क्या कहता है, लिखा है कि यदि दो त्रिभुजों में, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या बोल रहा है, इसको भी तुम चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो। देखो, मान लो इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया है, ऐसे, इस वाले त्रिभुज का नाम मान लो ए बी सी है,
इस वाले त्रिभुज का मान मान लो डी ई एफ है। अब हमने कहा कि ए बी का अनुपात, समझना, ए बी का अनुपात डीई के साथ में बराबर है बीसी का अनुपात ई एफ के साथ में सी ए का अनुपात एफ डी के साथ में बराबर है, ऐसे दे रखा है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि भुजा 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 यानी साइड साइड साइड। तो कौन सी क्राइटेरिया लग रही है यहाँ पे? तो एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 कसौटी। और इस कसौटी की वजह से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। बताओ बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एस 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 कसौटी की वजह से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ऐसे लिख दो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.5। देखो ये क्या बोल रहा है, देखो बेटा लिखा है कि यहाँ पे यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चा, मान लो दो त्रिभुज इस तरीके से, ऐसे मान लो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है मान लो डी ई एफ। ठीक, तो मान लो मैंने बोल दिया कि कोण बी जो है ना वो कोण ई के बराबर है। समझना मेरी बात? हमने बोल दिया कोण बी कोण ई आपस में बराबर है। अब क्या है, ये भुजा ए बी का अनुपात ले लो तुम किसके साथ में? भुजा डीई के साथ में। और भुजा बीसी का अनुपात ले लो तुम भुजा ईएफ के साथ में। दरअसल हुआ क्या है ना, ये जो कोण है इन्हीं के बीच की भुजाएं हम लोग ले रहे हैं। तुम ध्यान से देखो तो ये जो कोण है इन्हीं के बीच की भुजाएं हम लोग ले रहे हैं, कोई और भुजा नहीं ले रहे हैं। ये देखो दूसरे वाले त्रिभुज में जो ग्रीन कलर के बीच में है एक कोण, और जो पारी वाली आकृति है उसमें रेड कलर के बीच में है एक कोण। तो है क्या? ये है भुजा, ये है कोण, और ये है भुजा। ये है भुजा, ये है कोण, ये है भुजा। एस 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 कसौटी से ये सब। बिल्कुल, तो ये जो कसौटी होती है उसको बोलते हैं एस ए एस कसौटी। और एस ए एस कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप। समरूप। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा तीन कसौटियों को, कौन कौन सी कसौटी? देखो, एक तुमने देखा ए एस 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 और एस ए एस। बहुत सही बच्चा, बहुत सही। तीनों को कब लगाना है, कैसे लगाना है, आप समझ गए हैं? यस सर। यस सर। गुड बेटा। पता है इन तीनों के अलावा एक और कसौटी होती है, जरा उसको भी ध्यान से समझ लो। सर शायद आर एच एस।
हाँ वो भी होती है, लेकिन वो सारी चीजें अलग हैं। वो सर ए पता है, मुझे पता है। हाँ ए कसौटी दरअसल है क्या ना, ए कसौटी का मतलब क्या होता है कि एक दो त्रिभुजों पे, दोनों त्रिभुजों में मात्र दो ही कोण आप बराबर कर लोगे, तब भी तुम ए कसौटी के माध्यम से बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। आया समझ में? तुमको तीनों कोण बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते हो जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं ना, तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। हाँ बस बस, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अब तुम आ जाओ सवालों पे, सवालों पे आ जाओगे ना तो एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हो रहा है सब कुछ। तो ये रहा प्रश्नावली 6.3। सब बच्चे आ जाइए इस प्रश्नावली पे। इस प्रश्नावली में देखो क्या बोला जा रहा है। तो पहला सवाल ये बोला जा रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। देखो यहाँ पे जोड़ा बना है ना, जोड़ा, ऐसे जोड़ा बना है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा समरूप है। तो एक काम तो ये हो गया आपका। दूसरा, उस समरूपता कसौटी को लिखना है, जो अभी को कसौटी सिखा रहे थे वह कसौटी लिखनी है, तो दूसरा काम ये हो गया। और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। आपको सांकेतिक, सर इस सवाल आपने फिर करवा दिए। सर ये करवा दिया आपने क्वेश्चन। सर ये करवा दिया। अच्छा अच्छा, तो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 2 पे थे या 3 पे थे? सर 2 भी करवा दिया, 3 भी सर 2 करवा भी करवा दिया। दिया, 3 भी करवा दिया। ओके, तो बहुत अच्छी बात है यार, गुड यार। तब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 4 वाला बता दो, 4 वाला हुआ है क्या? जब सारे दिन तक पड़ गए ये भी तुम। 4 वाला नहीं यस हुआ सर, होगा। 4 भी करवा दिया। 4 वाला नहीं, बच्चे एक बार देख लो 4 वाला होगा, हो गया तो 5वां 6वां कौन सा करवाना था, अच्छा बता दो तब। सर 6th क्वेश्चन। ओके 6th क्वेश्चन लिखा है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। चलो तब, यानी कि इसमें अब जानते हो बहुत ज्यादा सवाल अब बचे नहीं है इंपॉर्टेंट। अगर सब कुछ सही रहा ना तो अभी हम कुछ और भी रिवीजन करा देंगे, क्यों बच्चों, ठीक है? ओके सर। हाँ ओके सर। क्योंकि जानते हो शुरू के 4-5 ही सवाल इसके इम्पोर्टेंट थे, ज्यादा इम्पोर्टेंट इसके है नहीं। और इसके बाद से जो अगला चैप्टर है वो मैं रिवाइज करा दूंगा, समझ रहे हो? तो बेनिफिट हो जाएगा तुम्हारे लिए। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। तो 6 में ये बोला है ना कि आकृति 6.37 में त्रिभुज ए बी ई सर्वांश है त्रिभुज ए सी डी की। तो देखो कहाँ पे है त्रिभुज, तो यहाँ पे है। देखो ए बी ई, ए बी ई, तो यह वाली आकृति सर्वांशम है इस वाली आकृति की, ए सी डी की। तो ए सी डी, ऐसे ये दोनों आपस में सर्वांश है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ठीक है? ए डी ई कहाँ पे, जरा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये रहा तुम्हारा त्रिभुज ए डी ई। और रही बात त्रिभुज ए बी सी, तो ये तो देख ही रहे होगे तुम, बड़ा सा, ठीक है? तो बच्चों इसको सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान दो। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी में, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में। बच्चों अगर हम आपसे बोलें कि ए बी
बराबर है AC के, तो क्या ये सत्य बात होगी कि नहीं होगी? बताइए, AB बराबर AC होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यस सर। यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि जानते हो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो AB बराबर AC हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पर जो AD वाली भुजा होगी वह AE, हाँ AE के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करो ना, मान लो तुम इसको समीकरण नंबर 1 और इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को भाग दे दो समीकरण 1 से, बस तुम्हारा काम खत्म। तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC, सिंपल। अरे देखो, AD यहाँ से यहाँ तक है, AD का अनुपात ले लिया तुमने AB से, और इस वाले AE का अनुपात ले लिया तुमने AC से, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक चीज और देखो, क्या कोण A दोनों आकृतियों के लिए कॉमन है कि नहीं कॉमन है? सर है। बिल्कुल बेटा, दोनों ही आकृतियों के लिए कॉमन है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्योंकि यहाँ पे कसौटी जानते हो कौन सी लगेगी? चलो कसौटी का नाम लिख लेते हैं, कोई बता सकता है क्या मुझे? इन दोनों की सहायता से कौन कौन सी कसौटी लगेगी? सर SAS। गुड बेटा, बहुत सही उत्तर आपने दिया। तो SAS कसौटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो दो भुजाओं का अनुपात है, तो SS हो गया, और इनके बीच का कोण है तो A हो गया, तो SAS कसौटी के माध्यम से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD। और यही तुम्हें सिद्ध करना था। नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, ये नहीं सिद्ध करना था। त्रिभुज AB, त्रिभुज A। हाँ हाँ, ये सिद्ध करना था। नोट कर लो बेटा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब कुछ नया चीज पढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाइए। सर स्क्रीन गई। बस स्क्रीन गई। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अब देखो, आ रही है? यस सर। सर अभी दिख रही है। यस सर दिख रही है। सर नहीं आ रही अभी भी। क्लास को रिज्वाइन करो। सब बच्चे एक न्यू चैप्टर का आप हेडिंग लगाएंगे, समांतर श्रेणी। बेटा आप ये चैप्टर पढ़ना चाहोगे? यस सर। सर बहुत इंटरेस्ट है। बहुत बहुत बढ़िया यार, बढ़िया। पता है एग्जाम में इससे सवाल बनेगा, ठीक है? तो अगर बनेगा तो इसको हम लोग सीखते हैं, समांतर श्रेणी को। सब लोग हेडिंग लगाओ, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर लगा ली। लगा ली, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे सीखने की कोशिश करना। देखो बेटा, जो समांतर श्रेणी होती है उसको समझने के लिए तुम ना एक एग्जाम्पल को देखो। जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया ऐसे 5,8,11,14, डॉट 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 ऐसे। तो एक बात बताओ, 5 के बाद 8 क्या जोड़ने पर आता है? सर 2। 2 की 3? सर 3। 3। 8 में क्या जोड़ दें कि 11 आ जाए? सर 3। 11 में क्या जोड़ें कि 14 आ जाए?
सर इनमें सभी में 3-3 का गैप है। यस, तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि हर एक अगला जो पद है वह 3 जोड़ने पे आ रहा है, यानी कि जो गैप है वो समान है ना। यानी कि अगर 8 में से 5 घटा दे तो 3 आता है, 11 में से 8 घटा दे तो 3 आता है, 14 में से 11 घटा दे तो 3 आता है। तो बच्चों देखो, एक ऐसा श्रेणी जिसमें अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ के आता है और ये निश्चित संख्या हमेशा बरकरार रहता है, तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? सर समांतर श्रेणी। यस। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी क्या होता है? सर मेरे को तो आ यस गया। सर। आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सर आ बात गया। है। अब जैसे मान लो हमने लिखा था ना 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट, तो ये तुम देखोगे सबसे पहले संख्या है ना जो लिखी गई है। सर इसे A1 कहते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद, यानी पहला पद। सर स्क्रीन पर अगर कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा सर हमें तो दिख रहा है। अच्छा, तो देखो बेटा, अब दिख रहा होगा। अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो क्लास को तुम रिज्वाइन करो। सर स्क्रीन हो गई अब दो। सर मैंने 2-3 बार क्लास ज्वाइन कर ली, रीजॉइन। सर हमें तो दिख रही है। अच्छा, तो बेटा प्रिया की आईडी से जो भी बच्चा है क्लास को रिज्वाइन करो तुम, ठीक है? क्योंकि देखो, या तो किसी अच्छे नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करो क्योंकि सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन, ठीक है? तो प्रथम पद ए हो गया, ठीक है, ओके चलो। और अगर हम दूसरा पद देखें तो 8 होता है। अच्छा, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं बच्चों, किससे दिखाते हैं? A से। ए से, और ए का मान यहाँ पे दे रखा है 5। सार्वअंतर, अभी सार्वअंतर क्या सर होता मैं है? बताऊं। सर मैं बताऊं। हाँ बताओ। सर A2 माइनस A1 सर इज इक्वल टू सार्वंतर। बहुत बढ़िया। सार्वंतर को हमेशा डी से दिखाते हैं और हमेशा ये दूसरे पद में से पहला पद घटाने पे आता है। और ऐसा नहीं है कि इसके अगले वाले पद में से पहला पद घटाओगे तो नहीं आएगा, तीसरे वाले पद में से दूसरा पद घटा दोगे तब भी आ जाएगा, फिर चौथे वाले पद से तीसरा पद घटा दोगे तब भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगले वाले पद से जस्ट उसके पहले वाला पद घटा दो तो तुम्हारा डी आ जाता है। तो यहाँ पे A2 यानी दूसरा पद है 8, पहला पद है 5, तो 8 में से 5 जाता है 3, तो डी का मान यहाँ पे 3 आ जाएगा। और ये 3 हमेशा बराबर है इस वाले एपी के लिए, यानी डी का मान हमेशा बराबर होता है किसी एक एपी के लिए। आया समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा कुछ और आपको सिखाता हूँ, मुझको सीखने की कोशिश करो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर जो सार्वंतर है इससे हम A3 माइनस A2 करके भी निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल बच्चा, वही अभी सर बता यही रहा था क्वेश्चन। हूँ। हाँ, A3 माइनस A2 करके निकाल लो, तुम A4 माइनस A3 करके निकाल लो, सबसे मान सेम आएगा। A3 का मान 11 है, A2 का मान 8 है, तब भी 3 आ जाएगा। A4 का मान 14 है, A3 का मान 11 है, तब भी 3 आ जाएगा। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, देखो प्रथम पद ए था, दूसरा पद कब आएगा? दूसरा पद आएगा ए प्लस डी करके। तीसरा पद कब आएगा? ए प्लस 2D से। चौथा पद कब आएगा? ए प्लस 3D से। पांचवा पद कब आएगा? ए A प्लस प्लस 4D से। 4D से। तो तुम देख सकते हो
अगर हम पांचवा पद बोल रहे हैं तो यहाँ पे 4 है। अगर हम चौथा पद बोल रहे हैं तो यहाँ 3 है। अगर हम तीसरा पद बोल रहे हैं तो यहाँ 2 है। अगर हम दूसरा पद बोल रहे हैं तो यहाँ 1 है। और अगर हम पहला पद बोल रहे हैं तो यहाँ 0 की तरफ है, इस तरीके से। तो यानी एक कम करके है कि नहीं है, बताओ। यस सर। है ना। तो अगर हम तुमसे इसी तरीके से पूछते रहे और अंत में पूछ लें कि बताओ nवां पद कितना होगा, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा इस पैटर्न को देख करके। nवां पद तो बनेगा a प्लस, अरे एक घटा रहे हैं तो a प्लस n-1। इंटू डी। और यही फार्मूला है nवां पद निकालने का, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। ठीक है, कभी भी आपसे nवां पद पूछेगा तो यही वाला फार्मूला लगेगा, ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आया समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज पे। ठीक है, काफी कुछ सीखोगे तुम एक्सरसाइज से। चलो, तो 5.1 का जो दूसरा सवाल है ये यहाँ से करवाते हैं। तो दूसरा सवाल देखो, बोला है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो दे क्या क्या रखा है, देखो बेटा, ए का मान दे रखा है, बी का और मान दे सर रखा है। हाँ, और आपको प्रथम 4 पदों को लिखना है, जबकि सार्वंतर और क्या है, प्रथम पद दे रखा है। तो देखो बच्चा, प्रथम पद A1 का मान क्या होगा, अरे प्रथम पद का मान A, और A का मान दे रखा है। द्वितीय पद A2 का मान क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ए इसका, प्लस टू डी। नहीं नहीं, द्वितीय पद है ना, तो A प्लस डी आएगा ना। 10 और 10 मिलके 20 यस बना। सर। तीसरा पद, ए प्लस टू डी। हाँ ऐसे कर लो, सर 30। 30 आ जाएगा। गुड बेटा, प्रथम 4 पद बोला था तो चौथा भी निकाल लो। ए प्लस 3D। सर इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। बताओ, पहला सवाल सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया समझ में। गुड यार। अब देखो, तुम तीसरा सवाल लगा के देखो जिसमें ए का मान 4 और डी का मान -3 दे रखा है। तो प्रथम पद A1 का सर मान, आंसर है ये। हाँ प्रथम पद A1 का मान 4। तुम लोग A2 से करके दिखाओ हमें, A2 A3 और A4। सर रुको, कर रहे हैं। सर हो गया। A2 का मान बताइए कितना है। सर 1। ओके, A3 का मान बताइए। सर -2। गुड। A4, सर -5। -5। क्या बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है। यस देखो बच्चों, तो A2 का मान हो जाएगा तुम्हारा A प्लस डी। ए का मान रखा जाएगा 4, डी का मान रखा जाएगा माइनस। -3। प्लस माइनस का गुणा होने पे माइनस आ जाएगा, 4 में से 3 घटेगा। अब तीसरा पद A प्लस 2D,
ए का मान 4, तीन दूनी 6, 6 में से 4 जाता है -2 आ जाएगा। और इस तरीके से चौथा पद a + 3d, 3 3 का 9, 9 में से 4 जाता है -5 आ जाएगा। क्यों बच्चों, आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब तुम लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 तो बड़ा आसान सा है, देखते ही बता दोगे। देखो इसमें क्या क्या बताना है। तो इस निम्नलिखित एपी में आपको बताना है प्रथम पद यानी ए का मान और सारवंतर यानी डी का मान। तो ए तो इसे दिखते ही पता लग गया होगा कि 3 है। क्यों? यस सर। सर ए तो पहली टर्म ही होती है। हाँ, और रही बात डी की, दूसरे में से पहला पद घटा दो, एक में से 3 घटेगा यानी कि -2 आ जाएगा। बताओ बच्चों, ऐसा होगा? यस सर, ऐसा ही होगा। तो दूसरा सवाल तुम लोग खुद करके बताओ, ए और डी का मान कितना? ओके सर। सर ए का तो -5 और सर डी 4। यस, तो देखो बच्चों, ए का मान जो सबसे पहला पद लिखा है -5, तो ये तो हो गया तुम्हारा ए, ए बराबर -5। रही बात है डी की, तो डी तब आता है जब दूसरे वाले पद से तुम घटा देते हो पहला वाला पद। तो -1 माइनस माइनस मिलके 5 + 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाता है यानी कि 4। तो डी का मान आ जाएगा 4। क्यों बच्चों, ठीक है? यस सर। ओके, ये बटे वाला सवाल है, ये करके देखो जरा, ए और डी का मान बता पा रहे हो क्या? सर कर रहे हैं ट्राई। हाँ करो। सर ए तो 1/3 और सर डी इक्वल टू 4/3। ओके, तो डी इज 4/3। क्या बाकी लोगों का भी इतना ही आ रहा है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तुम देख सकते हो प्रथम पद ए, ए का मान हो जाएगा तुम्हारा 1/3। तो ये तो हो गया तुम्हारा 1/3, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है डी की, तो डी जो होता है बेटा, वो दूसरे पद में से पहला पद घटा के आता है। तो 5/3 में से घटाना पड़ेगा 1/3। 1/3। अब 3 एलसीएम ले लोगे तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आता है, तो यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। आया? यस सर। चलो अब आ जाओ चौथे सवाल पे। चौथे सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 सर और। हाँ सर थर्ड वाले क्वेश्चन का लास्ट वाला ऑप्शन समझाना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल समझाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे ये सवाल दे रखा है और आपको ए और डी का मान बताना है। तो ए तो साफ साफ दिख रहा है 0.6 है, ठीक है। रही बात है डी की, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 1.7 में से घटा दो 0.6। 1.7 में से जब घटाने जाओगे तुम 0.6 को, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 आ जाएगा। दशमलव उतार दो, 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर बनेगा
एक 1.1 आया। ओके सर, आ गया सर। ये सर आ गया। तो चौथे वाले सवाल में आपको पहली बात तो ये पहचानना है कि एपी है कि नहीं है, ठीक है। पहचानने के बाद सारवंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पदों को भी लिखना है, ठीक है। पहला सवाल, एपी में है कि नहीं, पहले ये बताओ तुम। आया किसी का, मतलब पता लगा कि ये एपी है कि नहीं है। सुनो बच्चों, देखो, एपी निकालने के लिए डी का मान हमेशा सेम आना चाहिए, आना चाहिए ना सेम। यस सर। तो जब तुम डी पहली बार निकालोगे, तुम करोगे 4 में से 2 माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, चलो डी का मान 2 आ गया। लेकिन जब अगली बार तुम डी निकालोगे तो 8 में से 4 घटाओगे, 8 में से 4 जाता है, तो 2 आता है कि 4 आता है। सर 4। 4, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, इस 16 में से 8 घटाओ, अब तो 8 आने सर लगा। 8। यानी कि ये सेम नहीं ना है, डी का मान सेम नहीं है। और जब डी का मान ही सेम नहीं है, इसका मतलब यह एपी नहीं है। एपी होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि सार्व अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो सार्व अंतर बराबर ही नहीं है, तो यह एपी भी नहीं है। यस सर। अब दूसरा सवाल। सर हम ट्राई करें या आप समझाओगे? चलो मैं ही समझा देता हूँ, ठीक है। तुम लोग तीसरे से ट्राई करना, ठीक है, दूसरा हम समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे बटे में दे रखा है, तो वही काम, डी का मान पहले निकालो, तो दूसरे में से पहला पद घटा दो, तो 5/2 में से 2 घटा देंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 1/2। फिर डी निकालो, इस बार 3 में से 5/2 घटेगा, है ना, तो 2 × 6 में से 5 जाएगा, तो फिर से 1/2 आ गया। फिर डी निकालो, 7/2 में से 3 घटाओ, 2 × 6 होता है, 7 में से 6 सर जाएगा। 1/1। हाँ, क्या। सर ये भी है। तो बेटा आपने देखा कि यहाँ पे डी का मान बराबर है, इसलिए यह एपी है। अब अगर यह एपी है तो उसने बोला था कि अगर एपी होगा तो इसके आगे के 3 और पदों को लिख देना। तो तुम ऐसे समझो ना, यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है और यह A4 है, यानी 4 पद दे रखा है। तो अगला पद 5वां पद होगा। 5वां पद मतलब जो भी ये दे रखा है 7/2, इसमें डी जोड़ करके आएगा 5वां पद। तो डी का मान 1/2 है, जोड़ दो, 7 और 1 मिलके 8, 8/2 यानी 4, यानी कि 7/2 के बाद 4 आ जाएगा। फिर 6वां पद कब आएगा, जब इस 4 में यानी 5वें पद में डी जोड़ोगे, तो 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 9/2 आ जाएगा, 9/2।
एक और पद लिखना है क्योंकि 3 पद लिखने हैं ना, तो टोटल 7वां पद। 6वें पद में से डी जोड़ दो, 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ आया समझ में? यस सर। अब एक सवाल दीजिए। यस दे दो। चलो तीसरा करके दिखाओ। हालांकि इसमें माइनस वगैरह है, थोड़ा संभल के करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सर एपी बनती है। ओके, एपी बनती है, गुड बेटा। तो अगले 3 पदों को लिख दीजिए। ओके सर लिख रहे हैं। सर वो आप बता दो। ठीक है, देखो बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पहचानना है तुम लोगों को कि यह एपी है कि नहीं है। तो डी निकाल लो। डी आएगा -3.2, घटाना होगा आपको -1.2 को। अब सुनो, यह वाला माइनस और यह वाला माइनस मिलके प्लस बना देगा। अब 3.2 में 1.2 घट जाएगा, क्यों? क्योंकि जानते हो चिन्ह अलग अलग है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है। 2 में से 2 जाता है 0, 3 में से 1 जाता है 2, यानी कि 2 आएगा। अब 3.2 एक बड़ी संख्या है तो उत्तर भी माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। तो डी का मान आ गया -2। -2.0 का हो या 2 का हो, दोनों बातें सेम। अभी के लिए ये आ गया। फिर से निकालो डी का मान, लेकिन इस बार तीसरे और दूसरे पद के लिए निकालो। तो माइनस का 5.2 माइनस करो 3.2, -5.2, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 3.2। 2 में से 2 जाता है 0, 5 में से 3 जाता है 2 आ जाएगा। बेटा यानी डी का मान बराबर आ रहा है ना? यस सर। यस, डी का मान बराबर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो, तुमको इसके प्रथम 3 पदों को लिखना है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो है, ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी 5वें पद से तुम्हें लिखना है। तो 5वां पद कब आएगा? जब तुम चौथे पद में है, जब तुम चौथे पद में डी को जोड़ दो, और डी का मान है
2.0 तो -7.2 -2.0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 729 9.2। बताओ आया समझ में पांचवा पद? यस सर। यस सर। अब छठवां पद कैसे आएगा? पांचवें पद में डी जोड़ दो। पांचवा पद है तुम्हारा माइनस का 9.2, इसमें जोड़ दो डी यानी कि -2.0, तो 9 2 11 -11.2। अब सतवां पद निकालना है। सतवां पद कैसे आएगा? छठवें पद में डी को जोड़ दो, तो फिर से वही काम। सर -13.2। बहुत बढ़िया बेटा, तो -13.2 आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। यस सर। बस इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।